नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सरोज व्यास आज की व्याख्यान श्रृंखला में उपस्थित हुई हूँ आपके साथ एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेजर थिंकर्स ऑन एजुकेशन एंड देयर प्रैक्टिसेस पे। आज की जो हमारी चर्चा है वो इंडियन थिंकर्स पर है, भारतीय विचारकों पर है। और आज जिन शिक्षाविद, चिंतक, दार्शनिक पर हम चर्चा करेंगे वो हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन और उनकी शिक्षा दर्शन पे विस्तृत चर्चा करने से पूर्व मैं कहना चाहूँगी कि बंगाल के जो शिक्षाविद रहे हैं हरेंद्र कुमार मुखर्जी, उन्होंने लिखा था टैगोर के विषय में कि टैगोर आधुनिक भारत में शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे महान पैगंबर थे। इन्होंने अपने देश के सामने शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए संघर्ष किया। इन्होंने अपनी शिक्षा संस्थाओं में शैक्षिक प्रयोग किए और उनके आदर्शों को सजीव प्रतीक बना दिया, ऐसा उन्होंने कहा। आगे बढ़ने से पहले आवश्यक है कि हम थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय जान लें, उस पर चर्चा कर लें। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861, 7 मई 1861 कोलकाता, भारत में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर की प्राथमिक शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल कोलकाता से हुई और उसके उपरांत उच्च शिक्षा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर इंग्लैंड चले गए। 1877 से 1880 तक वो इंग्लैंड में रहे और वहां उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी। 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना करी। वर्तमान में ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय विश्व भारती, जिसके रूप में विश्व भारती के नाम से हम जिसे जानते हैं, वो उनकी शैक्षिक स्थापना थी। टैगोर ने सन 1905 में राजनीति में प्रवेश किया और उनकी जो ख्याति प्राप्त रचना है वो गीतांजलि रही। गीतांजलि के लिए टैगोर को 1912 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1915 में किंग जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया, लेकिन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने उसे त्याग दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ को 1935 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। ये कुछ उनका संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो मैंने आपके साथ में विचार विमर्श किया। अब हम आगे बढ़ते हैं और टैगोर के दार्शनिक विचारों पर चर्चा करते हैं। टैगोर की दार्शनिक विचारधारा का मूल आधार उपनिषद दर्शन है। यानी ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उनका जो जीवन दर्शन है वो उपनिषद से प्रभावित था। तथापि वह आदर्शवाद, आइडियलिज्म, प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म, प्रयोजनवाद, प्रेगमेटिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म एंड मानवतावाद, ह्यूमनिज्म से भी प्रभावित थे। इन पर हम विस्तृत चर्चा अभी करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा पर पूर्ण विश्वास करने वाले टैगोर ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता यानी सर्वोच्च मानव, सुपरमैन मानते थे। मनुष्य की आत्मा का लक्ष्य केवल ब्रह्मा में विलीन होना नहीं है, अपितु अपने आप को पूर्ण बनाना है। टैगोर ने मनुष्य को सर्वोच्च स्थान दिया और कहा कि प्रकृति, मनुष्य और ईश्वर में ऐक्य तथा समन्वय है, यानी वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए अब इसके बाद में बात करते हैं उनके जितने भी वो वादों के जितने भी जितने भी रहे हैं, उनसे वो प्रभावित हुए हैं, उन पर भी विचार कर लेते हैं। और स्वयं टैगोर
आदर्शवाद के बारे में, प्रकृतिवाद के बारे में, प्रयोजनवाद के बारे में, यथार्थवाद और मानवतावाद के बारे में स्वयं क्या महसूस करते थे, उनका अपना अनुभव क्या था, उनका अपना दृष्टिकोण क्या था। और साथ ही साथ जो और महान शिक्षाविद, दार्शनिक और चिंतक रहे हैं, उन्होंने उनके आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद के बारे में क्या कहा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के आदर्शवाद की। टैगोर का विचार था या है इसलिए क्योंकि आज भी टैगोर की शिक्षा, टैगोर का दर्शन आज भी हमारे मध्य अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है। विश्व की एकता में आत्मबोध संभव है। हम अनुभव करते हैं कि भारत का यह कर्तव्य है कि सर्वोच्च आत्मा, मानव आत्मा के सत्य को संसार की आत्मा से घुल मिलकर अनुभव करे। राधा कृष्णन जी ने लिखा है, टैगोर का आदर्शवाद स्वयं भारत के अतीत का सच्चा बालक है तथा इसके दर्शन का विकास और निकास दोनों ही भारतीय हैं। यह डॉक्टर राधा कृष्णन ने टैगोर के आदर्शवाद के विषय में कहा। रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रकृतिवाद की जब हम चर्चा करेंगे तो हमारे सामने उनका एक जो एक उनके विचार थे वो सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसे समझ लेना। टैगोर ने प्रकृति को महान और जीवित शिक्षक माना है। टैगोर के शब्दों में महान और जीवित शिक्षक यानी प्रकृति जो है, हमारी जो धरा है, आकाश है, जल है, वायु है, अग्नि है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदी नाले, पर्वत, जीव जंतु जो भी हैं, उन सब से हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो जीवित शिक्षक है क्योंकि वो प्रकृति प्रदत्त है। तो टैगोर के शब्दों में मेरे अंतस में छिपी हुई एक अतीतकालीन स्मृति हृदय में एक ऐसी वेदना उत्पन्न करती थी और इच्छा होती थी कि मैं पुनः एक बार अपने शैशव में लौट जाऊं और पुनः खेल के मैदान, वायु और जल में विचरण करूं। वे स्वयं वृक्ष, मनुष्य और वृक्षों के साथ शाश्वत संबंध का परिचय मुझे कराते हैं। वे सौंदर्य बोध का मुझे निमंत्रण देकर मेरे हृदय में स्नेह उत्पन्न करते हैं। ऐसा टैगोर का मानना था। तो हम मान सकते हैं कि जो टैगोर का प्रकृतिवाद है वो कहीं ना कहीं रूसों से प्रभावित था। जब कभी भी हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे विचारों में प्रयोजनवाद की बात आती है और प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी का नाम निश्चित रूप से हमारे दिमाग में आता है। प्रयोजनवादी दार्शनिक जॉन डीवी के समान ही टैगोर ने भी शिक्षा और जीवन को संबंधित माना है। गुरुदेव ने पूर्ण जीवन की अवधारणा को स्वीकृति प्रदान की, जिसका अभिप्राय है प्रयोजनपूर्ण, गतिशील और सृजनात्मक समायोजन। यानी कि पूर्ण जीवन क्या है? पूर्ण जीवन में ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रयोजन हो, गतिशीलता हो और सृजनात्मक समायोजन हो। एच.वी. मुखर्जी के शब्दों में टैगोर का विचार है कि पूर्ण जीवन के लिए शिक्षा को प्रकृति के अतिरिक्त समाज के साथ संबंध होना चाहिए, जिससे उनमें मानवीय दृष्टिकोण का परिचय मिल सके। शिक्षा सामाजिक जीवन का अंग होने के कारण व्यापक रूप से समुदाय के जीवन पर आधारित हो, ऐसा एच.वी. मुखर्जी महोदय ने कहा है उनके प्रयोजनवाद के संबंध में चर्चा करते हुए। श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के यथार्थवाद के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो टैगोर का कहना था कि संस्कृति का केंद्र हमारा आर्थिक जीवन भी होना चाहिए। शिक्षा के द्वारा सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, इसके लिए विज्ञान का सहयोग अति आवश्यक है। यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही गुरुदेव ने शांति निकेतन के पास कृषि एवं शिक्षा के लिए फार्म स्थापित किए, जिससे ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी आदर्शों का पुनर्निर्माण हो सके। मानवतावादी विचारों पर भी यथार्थवाद की छाप दिखती है।
ऐसे ही जब मानवतावाद की बात करी टैगोर ने, तो टैगोर ने कहा कि समाज एवं सभ्यता का उत्थान एवं पतन मानव पर निर्भर करता है। सभ्यता और संस्कृति का मूल्यांकन इस तथ्य से होना चाहिए कि मानव मूल्यों में वृद्धि हुई अथवा नहीं हुई। वैज्ञानिक अनुसंधानों की संख्या से मानवता में वृद्धि को स्वीकार कर लेना सही नहीं होगा। और टैगोर के शब्दों में ही, हमें मनुष्य के मन और स्वभाव को अच्छी तरह जानना चाहिए। हमारे लिए यह आवश्यक है कि दूसरों की अद्वितीय वैयक्तिकता को समझे, जिसमें मनुष्य की आत्मा का यथार्थ समाहित होता है। ये उनका मानवतावादी विचार थे उनके। रविंद्रनाथ टैगोर के प्रकृतिवाद के प्रति दृष्टिकोण, मानवतावाद के प्रति दृष्टिकोण, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और आदर्शवाद की संक्षिप्त चर्चा के बाद में अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन क्या रहा उस पर बात करते हैं। ऐसे सरकार महोदय ने लिखा है उनके शिक्षा दर्शन के लिए कि टैगोर ने शिक्षा के सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं की, जिनका प्रतिपादन आगे चलकर उन्हें अपने लिए ही करना था तथा शांति निकेतन में उसे व्यवहारिक रूप देना था। जीवन दर्शन का शिक्षा दर्शन से घनिष्ठ संबंध रहा है। परिवार के प्रभाव के अतिरिक्त टैगोर का शिक्षा दर्शन पाश्चात्य शिक्षा शास्त्रियों से भी प्रभावित रहा, जिसमें रूसो, फ्रॉवेल, डीवी और पेस्टोलॉजी के शैक्षिक विचारों ने भी गुरुदेव को प्रभावित किया। टैगोर शिक्षा को क्या मानते थे, यानी टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या है? प्राचीन भारतीय आदर्श सा विद्या ये पुमत्तय, ये संक्षिप्त शिक्षा का अर्थ टैगोर ने स्वीकार किया। और टैगोर के शब्दों में यदि मैं कहना चाहूं तो मैं कहूंगी कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यहां संपूर्ण सृष्टि से अभिप्राय चर, अचर, जड़, चेतन, सजीव और निर्जीव सभी से है। टैगोर ने मनुष्यत्व को प्राथमिकता दी है। शिक्षा मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक विकास करती है। तो इस प्रकार से शिक्षा, जो टैगोर की शिक्षा की एक परिकल्पना थी, वो आज वर्तमान परिस्थितियों में भी अक्सर से उसको हम कह सकते हैं कि सम्मिलित है। यानी बालक का, विद्यार्थी का, शिक्षार्थी का, मनुष्य का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। टैगोर के शिक्षा के दर्शन के कुछ उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों में उन्होंने सबसे पहले कहा कि शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास होना चाहिए। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क विराजमान होता है। तो शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है शारीरिक विकास, तदुपरांत मानसिक विकास। जब स्वस्थ रहेगा शरीर तो मन का विकास होगा, मानसिकता का विकास होगा और हमारी बुद्धि लब्धि जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद उन्होंने बात की नैतिक और आध्यात्मिक विकास की, नैतिकता की बात करी, मनुष्यता की बात करी, आध्यात्म की बात करी। फिर उन्होंने कहा कि सामाजिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। शिक्षा का उद्देश्य समाज का भी विकास होना चाहिए, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का भी विकास होना चाहिए। हम शिक्षा से हमारा जो दृष्टिकोण है वो विस्तृत होना चाहिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास भी होना चाहिए। और एक जो महत्वपूर्ण उद्देश्य उन्होंने कहा, जो हमने इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं उनके अर्थ में भी देखा, सामंजस्य की समता का विकास। यानी शिक्षा वो है जिससे सामंजस्य स्थापित की जा सके, शिक्षा से सामंजस्य की क्षमता जो है उसका विकास हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण, और मैं यदि अपने विचारों की बात करूं तो मुझे लगता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य है, सामंजस्य स्थापित करना। उद्देश्यों के साथ साथ कुछ टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत भी हैं।
सबसे पहले आधारभूत सिद्धांत है प्रकृति की गोद में शिक्षा, यानी प्रकृतिवाद की ओर लौट चलना। जब प्रकृति की गोद में बालक को स्वतंत्र और स्वच्छंद होकर के शिक्षा दी जाती है तो वो स्वाभाविक रूप से शिक्षित होता है। तो पहला आधारभूत सिद्धांत है प्रकृति की गोद में शिक्षा। शिक्षा में स्वतंत्रता, शिक्षा थोपी नहीं जानी चाहिए, विषय थोपे नहीं जाने चाहिए, पाठ्यक्रम थोपा नहीं जाना चाहिए। शिक्षा में स्वतंत्रता, मनुष्य की पूर्णता की शिक्षा, सर्वांगीण विकास, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सारे विकास, तो मनुष्य की पूर्णता की शिक्षा। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, जो गांधी जी ने भी कहा है कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। यहाँ टैगोर ने भी उसी को दोहराया है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। बालक का चहुमुखी और सामंजस्यपूर्ण विकास, आधारभूत सिद्धांत है। राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि राष्ट्र के प्रति हम अपने तन मन धन से राष्ट्र की सुरक्षा रक्षा कर सके, उससे प्रेम कर सके और राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य पालन हो सके। भारतीय संस्कृति की शिक्षा, कलात्मक शक्तियों का विकास, कलात्मक यानी जो कौशल आधारित जो सृजन है उसका भी विकास होना चाहिए। सामुदायिक जीवन की शिक्षा, यह भी एक आधारभूत सिद्धांत रहा है। प्रत्यक्ष स्रोतों का ज्ञान अर्जन, यानी प्रत्यक्ष जो स्रोत हमारे सामने उपस्थित है, उपलब्ध है, उनका ज्ञान हमें होना चाहिए। केवल अब इस चीज से हम ये समझ सकते हैं कि टैगोर ने केवल सैद्धांतिक ज्ञान की बात नहीं करी है, सैद्धांतिक शिक्षा की बात नहीं करी है, उसका प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन भी होना चाहिए, उसको करके भी देखना चाहिए। रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास, कोई लेखन करता है, कोई गाना गाता है, कोई नृत्य करता है, कोई वाद्य यंत्र बजाता है, कोई कविता पाठ करता है, कोई वाचन करता है, कोई कलाकृतियों का सृजन करता है, तो रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास होना चाहिए। सामाजिक आदर्शों की शिक्षा, समाज के जो हमारे आदर्श और मूल्य हैं उनकी भी शिक्षा होनी चाहिए। स्वयं प्रयासों द्वारा स्वतंत्र शिक्षा, थोपी नहीं जानी चाहिए, रट के शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, अपने प्रयासों से स्वतंत्र शिक्षा। जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जिसका जीवन में उपयोगिता हो। यहाँ हम प्रयोजनवाद की झलक देख रहे हैं कि जीवन की पूर्णता का संबंध होना चाहिए शिक्षा में। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की परिकल्पना भी टैगोर ने करी है। उसके बाद में बात करते हैं पाठ्यक्रम की, कि टैगोर ने पाठ्यक्रम के विषय में क्या कहा। पाठ्यक्रम की जब चर्चा करते हैं तो इसमें उन्होंने कुछ मुख्य विषय और कुछ क्रियाएं और कुछ अतिरिक्त पाठ्यक्रम की बात करी है। रविंद्रनाथ टैगोर ने मुख्य पाठ्यक्रम के विषयों में सम्मिलित किया है इतिहास को, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन, भूगोल एवं साहित्य। इतिहास, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन और भूगोल और साहित्य। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमने भाषा की बात नहीं करी। भाषा की बात तो हम पूर्व में ही कर चुके हैं कि टैगोर ने कहा था कि शिक्षा जो है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो मातृभाषा तो हमारे रग रग में बसी हुई होती है, उस मातृभाषा के माध्यम से इतिहास, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन और भूगोल और साहित्य, ये हमारे मुख्य विषय पाठ्यक्रम के होने चाहिए। किसके अनुसार? रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। क्रियाएं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं जो बालक को पाठ्यक्रम के अंतर्गत करवाई जानी चाहिए? नाटक, यानी नाटक, पात्रों का मंच, पात्रों में ढल करके और उसका मंचन करना। भ्रमण, विभिन्न स्थानों का भ्रमण करना। बागवानी, क्षेत्रीय अध्ययन, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उसका अध्ययन कि उसकी क्या, उस क्षेत्र की विशेषता क्या है, बाकी सारी चीजें, वहाँ क्या अभाव है, क्या कैसे विकास किया जा सकता है। प्रयोगशाला कार्य, लेबोरेटरी में जाकर के वहाँ वर्क करना। कला, भौतिक रचना, संग्रहालय के लिए विभिन्न वस्तुओं का संग्रह, ये सारी उन्होंने पाठ्यक्रम में ये क्रियाएं करवाई जानी चाहिए, ऐसी संस्तुति रविंद्रनाथ टैगोर जी ने पाठ्यक्रम के लिए दी थी। अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं, यानी इसके अलावा और पाठ्यक्रम में के अलावा क्या होना चाहिए? सहायक क्रियाओं में खेलकूद, समाज सेवा और छात्र स्व अनुशासन, यानी खेलकूद शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, समाज सेवा
क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो समाज के प्रति भी हमारा कर्तव्य दायित्व बनता है। और अनुशासन, अनुशासन के बिना कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने यहाँ छात्र में स्व अनुशासन की बात करी है। आगे चल के जब हम उनके अनुशासन के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाओं में ही उन्होंने ये बात कह दी थी कि दंडात्मक और प्रभावात्मक नहीं अपितु आत्मानुशासन होना चाहिए। अब इन सब पाठ्यक्रमों को पढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षण विधियां क्या क्या हो। क्रिया विधि, क्रिया द्वारा, क्रिया मतलब करके देखो। पहली विधि उन्होंने दी क्रिया विधि, करके देखो। प्रत्यक्ष विधि यानी आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से वो चीज हो, क्योंकि उन्होंने पाठ्यक्रम में भ्रमण, बागवानी और तमाम बातें करी हैं। तो वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि, डिबेट की उन्होंने बात करी, क्योंकि डिबेट जो है वो विभिन्न विचारों पर आपस में एक स्वच्छ, एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति का माध्यम है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन की बात कह सके। और प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा भी हमें ज्ञानार्जन और ज्ञान को प्रदत्त करना चाहिए। भ्रमण के समय पढ़ने की विधि, भ्रमण की उन्होंने बात करी थी जब हम अतिरिक्त वो क्रियाओं की बात कर रहे थे। तो क्रियाओं में उन्होंने भ्रमण, तो भ्रमण के साथ साथ पढ़ने की भी, यानी आप भ्रमण पे भी गए हैं लेकिन वहां आपका अध्ययन होना चाहिए। स्वाध्याय एवं प्रयोग विधि, यानी स्वयं अध्ययन करें और स्वाध्याय के साथ, स्वाध्याय कौन कर पाएगा? जिसमें स्वयं अनुशासन होगा। तो स्वाध्याय और प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट करके खुद विद्यार्थी देखे, बालक देखे। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमारे सामने शांति निकेतन और विश्व भारती विश्वविद्यालय की एक परिकल्पना है। फिर भी एक अध्ययन के दृष्टिकोण से हम इस पर संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। टैगोर ने मानुषी बस्तियों के कोलाहल से दूर, यानी जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, मनुष्य रहते हो, जहाँ जिस स्थान पर लोगों के आवास हो, भीड़ भाड़ हो, कोलाहल हो, शोरगुल हो, या यातायात के साधनों की आवाज़ हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई उद्योग लगे हुए हो, इन सब से दूर एकांत में खुले आकाश के नीचे जंगल, खेतों, वृक्षों एवं पौधों के बीच एक आदर्श शिक्षा संस्थान की प्रकल्पना करी। यहाँ मुझे रूसो का स्मरण हो आ रहा है। रूसो ने भी कहा था कि प्रकृति की गोद में विद्यालय होने। अगर विद्यालय नामक संस्था की कोई एक परिधि निर्धारित भी करनी है तो वो भी प्रकृति की गोद में होनी चाहिए, रिहायशी बस्तियों के बीच में नहीं होनी चाहिए। और वही बात टैगोर भी कह रहे हैं। इस प्रकार के वातावरण से युक्त विद्यालय ही बालकों के मन की वृत्तियों का निरोध करता है। यानी जब आप आकर्षण से मुक्त होंगे तब आप स्वयं अनुशासित होंगे, और स्वयं अनुशासित होंगे तो आप स्वाध्याय करेंगे, और स्वाध्याय जब आप करेंगे तो आपकी ज्ञान पिपाशा जो है वो बढ़ेगी। ऐसे वातावरण में उनका ध्यान केंद्रित हो सकता है और पूर्ण विकास संभव है। इसलिए शिक्षक और शिक्षार्थी शिक्षा साधना में लीन हो सकते हैं। इसलिए जो विद्यालय है टैगोर के अनुसार वो बस्तियों से दूर होने चाहिए, बस्तियों में नहीं होने चाहिए, रिहायशी इलाकों में नहीं होने चाहिए। कहीं कहीं पेड़ पौधों, वृक्षों और बस्तियों से दूर, कहीं एकांत स्थान पे जहाँ पे चारों ओर प्रकृति ने अपना आंचल फैलाया हुआ हो, वहाँ होने चाहिए। शिक्षक रविंद्रनाथ को तो हम गुरुदेव वैसे ही कह रहे हैं, तो वो तो गुरु थे ही। अब उन्होंने गुरु की कैसी कल्पना करी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा दी जा सकती है, शिक्षण विधियों के द्वारा नहीं। ये रविंद्रनाथ जी ने स्वयं कहा है कि शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा ही दी जा सकती है, शिक्षण विधियों के द्वारा नहीं। एक उदाहरण से आपको समझाती हूं। हम देखते हैं दूरदर्शन पे, पुस्तकों में, पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में भी भोजन बनाने की विधियां देखते हैं और बहुत सारी चीजें देखते हैं। लेकिन वो भोजन बनाने वाला तो कोई होगा,
भोजन को तैयार करने के लिए तो कोई चाहिए। केवल उस विधि को जान लेने से पूर्णता नहीं आती, उस विधि को जान लेने से दक्षता नहीं आती, उस विधि के माध्यम से स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार नहीं हो सकता। उसके लिए तो रसोइये को, भोजन बनाने वाले को ही उपक्रम करना पड़ेगा। ऐसे ही शिक्षा जो है वो शिक्षक के द्वारा दी जा सकती है। शिक्षण विधियां केवल उसकी सहायता करती हैं, वो शिक्षा नहीं दे सकती। लेकिन जो आज हम आदर्श पुस्तकों में पढ़ते हैं और परिकल्पना करते हैं कि आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, वही गुरुदेव ने उसी को उसी की कल्पना करी है, उसी के बारे में कहा है। शिक्षक को ब्रह्मचारी होना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जाने के बाद में आपका दायित्व बढ़ जाता है और आप पूरी तरह से ज्ञान अर्जन में और ज्ञान को प्रदत्त करने में अपनी पूर्णता नहीं दे पाते। इसलिए ब्रह्मचारी होना चाहिए शिक्षक को। निस्वार्थी होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। विचारशील होना चाहिए, उसके मस्तिष्क में निरंतर विचारों का आवागमन होना चाहिए। एकांतवासी होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज परिवार से, आज मित्रों से, आज इसके साथ, आज उसके साथ पार्टी करने वाला है, इसके पास चला गया, उसके पास चला गया, यहाँ गप्पे मार लिए, वहाँ गप्पे मार लिए, ऐसा नहीं। एकांतवासी। प्रकृति प्रेम, शिक्षक भी ऐसा हो जिसको प्रकृति से प्रेम हो, तभी तो वो प्रेम करना सिखाएगा अपने विद्यार्थियों को। कर्तव्य परायण, जो भी कर्तव्य मिले हैं उन्हें पूरा करने वाला होना चाहिए। और सेवा, सहयोग, लगन और प्रसन्न चित्त रहने वाला होना चाहिए। विद्यार्थी कैसा होना चाहिए गुरुदेव के अनुसार? व्यवहार में विनम्रता एवं स्वतंत्र चिंतन वाला, नियमों एवं आज्ञाओं का पालन करने वाला, शरीर एवं वातावरण को साफ सुथरा रखने वाला, ब्रह्मचर्य एवं आंतरिक नियंत्रण रखने वाला, आचरण में व्यवस्था और उच्च अभिलाषा रखने वाला, भक्ति, तपस्या, साधन और आत्मानुभूति वाला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं अनुसंधान की ललक वाला और व्यक्तिगत सामाजिक जीवन में अनुशासन रखने वाला, ऐसा शिक्षक विद्यार्थी होना चाहिए। यानी विद्यार्थी केवल अध्यापक ही अनुशासित रहे, आदर्श नहीं रहे, या इसने में काम नहीं चलेगा। गुरुदेव ने कहा है कि विद्यार्थी को भी संयम, नियम, चिंतन, विनम्रता, स्वच्छता, आत्मानुभूति और अनुशासित होना पड़ेगा, तभी वो सही अर्थों में विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करेगा। और ब्रह्मचार्य का तो उसे पालन करना पड़ेगा और आंतरिक जो उसकी अभिलाषाएं हैं उन पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा, यह आवश्यक है। मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि अनुशासन, यानी अनुशासन के विषय में क्या मानते हैं, अनुशासन किस प्रकार का होना चाहिए, ये क्या मानते थे टैगोर ने अनुशासन को नैतिक मूल्य एवं आदर्श स्वीकार किया है। उन्होंने अंधी आज्ञाकारिता और बाह्य व्यवस्था को अनुशासन स्वीकार नहीं किया। किसी ने कुछ कह दिया और आज्ञा दे दी, उस आज्ञा के कारण स्वयं को संयमित कर लेना अनुशासित होना नहीं है। बाह्य व्यवस्था बना दी गई और मजबूरी में उस बाह्य व्यवस्था को स्वीकार कर लेना अनुशासित रहना नहीं है। टैगोर ने अनुशासन में नैतिक मूल्य और आदर्शों को स्वीकार किया है कि मनुष्य अपनी आंतरिक इच्छा से नैतिक मूल्यों पर चल करके, नैतिक आदर्शों, जीवन मूल्यों, उन पर चल करके वो स्वयं अनुशासित रहता है, स्वयं अनुशासित रहता है, तभी वो अनुशासित माना जाएगा। कठोर दंड का विरोध करते हुए ऐसा करने वाले शिक्षक को उन्होंने दोषी माना है। यानी अनुशासन के लिए जो शिक्षक दंड देता है वो सही नहीं है। वास्तविक अनुशासन का अर्थ है अपरिपक्व एवं स्वाभाविक आवेगों की अनुचित उत्तेजना और दिशाओं में विकास से सुरक्षा करना, यह टैगोर का मानना था। तो इस प्रकार से आज के इस व्याख्यान में हमने टैगोर का जीवन परिचय, टैगोर का जीवन दर्शन, टैगोर का शिक्षा दर्शन
उन्होंने पाठ्यक्रम के विषय में क्या कहा, अनुशासन के विषय में क्या कहा, उन्होंने विधियों के बारे में क्या कहा और शिक्षक और विद्यार्थी के बारे में क्या कहा, इस पर हमने विस्तृत चर्चा करी। धन्यवाद।